फास्ट 100 का है और आपके साथ मैं हूं राजीव। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत सुपरफास्ट 100 की करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आरएसपुरा सेक्टर के जोड्डा गांव में पाकिस्तानी फायरिंग में बाप बेटे की जान चली गई है। हमले में बीएसएफ के एक जवान समेत 7 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से हुई भारी गोलीबारी में घायल हुए बीएसएफ जवान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। साथ ही जख्मी ग्रामीण का भी जम्मू मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग में आरएसपुरा का एक परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया है। अकरम और उसके बेटे असलम की मौत हो गई। वहीं अकरम की पत्नी और उसकी 3 महीने की बच्ची जख्मी हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर रात 1 बजे से फायरिंग शुरू कर दी। आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की 22 चौकियों को पाकिस्तानी रेंजर्स ने निशाना बनाया। साथ ही सीमा से सटे गांव में मोर्टार भी दागी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार होती फायरिंग में सीमा से सटे गांव में भारी दहशत है। ग्रामीण इस खौफ में जी रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गोला या मोर्टार उनके घरों पर ना बरसे। पाकिस्तानी फायरिंग से आरएसपुरा और अरनिया के गांव में लोग अब घरों में नहीं रह रहे हैं। कई परिवारों ने बंकर में शरण ले रखी है ताकि गोलीबारी से बचा जा सके। बंकर में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सिर छुपा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार होती फायरिंग के बाद लोग घर और गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। आरएसपुरा के 5 गांव के करीब 450 परिवारों को रात में सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया। पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार फायरिंग के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा बल हर हालात पर पैनी नजर रख रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार होते सीजफायर उल्लंघन को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरान समझ गए हैं कि भारत की सरकार कुछ नहीं करने वाली। सरहद के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो इसलिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको एक बात का संकेत जा चुका है कि ये जो सरकार है इसकी पाकिस्तान के तरफ कोई नीति नहीं है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि पाक को ऐसी करतूत से बाज आना चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जो कुछ एक के बाद एक सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं वो अपने आप में उनके लिए भारी पड़ने वाला है। सीमा पर पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी पर सुरंग मिली है। पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए ये सुरंग बनाई गई थी। अखनूर सेक्टर में मिली सुरंग 8 फीट लंबी है और इसकी चौड़ाई 2 फीट है। भारतीय जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान इस सुरंग को पकड़ा था। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के सामा सेक्टर में बॉर्डर पर एक ऐसी ही सुरंग मिली थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सेना में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। खबर मिली थी कि यहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। जवानों ने जब आतंकियों को ललकारा तो फिर फायरिंग शुरू हुई। आर्मी ने आतंकियों की घेराबंदी कर ली है। जम्मू कश्मीर में तबाही की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। राज्य के हंडवाड़ा इलाके में सेना ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। हथियारों के जखीरे को लेकर तबाही की बड़ी साजिश रची जा रही थी। हथियारों के साथ किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस जखीरे में AK-47 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड समेत कई आधुनिक हथियार हैं। सेना इसकी बरामदगी को बड़ी कामयाबी बता रही है। बताया जा रहा है कि ये हथियार आतंकियों ने छिपाकर रखे थे। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में रूटीन चेकिंग के दौरान भी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। बरामद किए गए हथियारों में 7 AK-47 राइफल, चीन में बने हथियार, हैंड ग्रेनेड और गोलियां थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू आज भारत चीन सीमा का दौरा करने के लिए लद्दाख जाएंगे। कुछ दिन पहले चीनी सेना के लद्दाख में घुसपैठ की खबर आई थी। रिजिजू चीन की सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। चीन की ओर से किसी भी तरह के हवाई हमलों से खतरों के बचाव के लिए देश की पूर्वोत्तर सीमा पर मिसाइलें तैनात की जाएंगी। मिसाइलें जमीन से हवा में मार करने में सक्षम होंगी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पूर्वोत्तर में 6 आकाश मिसाइलें तैनात की जाएंगी। ये मिसाइलें देश की वायु सीमा में घुसपैठ करने वाले किसी भी विदेशी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन विमान को चंद मिनटों में मार गिराने में सक्षम है।
नरेंद्र मोदी की पटना रैली में ब्लास्ट मामले में एनआईए ने हैदर अली समेत सिमी के 10 सदस्यों पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। पटना एनआईए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सिमी के झारखंड इंचार्ज हैदर अली को मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि पटना के अलावा दूसरी रैलियों में भी सिमी नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की फिराक में था। एनआईए के मुताबिक आरोपी मानते थे कि मोदी देश के मुस्लिम समुदाय के लिए खतरा है। पिछले 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई थी और 89 घायल हुए थे। धमाके के मुख्य साजिशकर्ता हैदर अली को 21 मई को गिरफ्तार किया गया था। हत्या, अपहरण और फिरौती के कई मामलों में आरोपी गैंग लीडर अनवर ठाकुर को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस कस्टडी में पहुंचे अनवर ठाकुर ने खुद को दिल्ली का दाऊद बताया। दिल्ली की पांडव नगर पुलिस ने अनवर को कस्टडी में लिया। इसकी अकड़ जस की तस दिख रही है। पुलिस की पकड़ में होने के बावजूद उसके चेहरे पर हंसी थी। मीडिया के सामने उसने जमकर अपनी तस्वीरें खिंचवाई। दरअसल अनवर ठाकुर पैरोल पर बाहर आया था। उसे 22 अगस्त को वापस जेल जाना था, लेकिन इसी बीच उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। इसके बाद पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने उसके अड्डे से हथियारों का जखीरा पकड़ा और फिर उसे भी गिरफ्तार किया गया। आज देश को समुद्र का एक और लड़ाका मिला। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने युद्धपोत आईएनएस कमोरता को नौसेना को सौंपा। कमोरता स्वदेशी तकनीक से निर्मित बना युद्धपोत है। रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को काले झंडे दिखाए। इस दौरान जेएमएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। झड़प में कुछ कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया। यूपी के वृंदावन में आज से बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में यूपी में होने वाले उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। वृंदावन में यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को उद्घाटन करना था, लेकिन वो अब नहीं जाएंगे। कल बैठक के समापन सत्र में गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का फिर एक विवादित बयान सामने आया। बड़ी राजनीतिक ताकत बनने के लिए मांझी ने दलित लड़कों से अंतरजातीय विवाह करने को कहा है। दलित छात्रों के सामने मांझी ने जनसंख्या 16 से 22% तक बढ़ाने की बात कही। इंदौर की मशहूर खजूरी बाजार में किताब की एक दुकान पर दुकानदार और ग्राहकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। पहले एक छात्रा और उसके परिजनों की दुकानदारों से बहस हुई, फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। छात्रा और उसके साथ आई महिला ने दुकान में घुसकर चप्पलों से दुकानदार की पिटाई की कोशिश की। इस दौरान दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी। जहां छात्रा और उसके परिजनों ने 3 दुकानदारों पर हमला किया तो वहीं दुकानदार ने भी उन पर हाथ चलाए। इस पूरे विवाद की वजह एक किताब बताई जा रही है। छात्रा ने इस दुकान से कम कीमत पर एक किताब खरीदी थी। दुकानदार ने कहा कि पढ़ने के बाद किताब वापस हो जाएगी, लेकिन जब छात्रा किताब लेकर वापस आई तो दुकानदार ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे सो रहे 6 रिक्शे वालों को रौंद दिया। कार की चपेट में आने से सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे में घायल सभी रिक्शे वालों को बड़ा हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 से ज्यादा रिक्शा चालकों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कार सवार सभी लोग फरार हैं। दिल्ली ग्रेटर कैलाश इलाके में देर रात एक मॉडल से बलात्कार का मामला सामने आया। मुंबई की रहने वाली एक मॉडल ने एक म्यूजिक कंपोजर पर रेप का आरोप लगाया। मॉडल के मुताबिक दिल्ली के एक होटल में उसके साथ ये वारदात हुई। पीड़ित मॉडल के मुताबिक आरोपी म्यूजिक कंपोजर ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी म्यूजिक कंपोजर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में 500 रुपए की रंगदारी नहीं देने पर कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास की है। फायरिंग में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी में दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। कानपुर देहात में गैंगरेप पीड़ित महिला पर तेजाब से हमला किया गया। इसके बाद उसे अगवा करने की भी कोशिश हुई, लेकिन आसपास के लोगों को देखकर सारे आरोपी भाग गए। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला से 3 महीने पहले गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। महिला फिर से फरियाद लेकर जब एसपी के पास जा रही थी तब दबंगों ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया। कानपुर के कोहाना इलाके में एक शख्स ने 6 साल के मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। आरोपी की पिटाई करने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में था।
यूपी के हापुड़ में हिंसा के बाद अब माहौल शांत है। पुलिस ने बहादुरगढ़ गांव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया है। हिंसा फैलाने के आरोप में पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल हापुड़ के बहादुरगढ़ गांव में एक छात्रा से छेड़खानी को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद गुरुवार को लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कैथल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई हुटिंग के 3 दिनों बाद हरियाणा के सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पीएम ने उन्हें चाय के लिए बुलाया था, जिसे हुड्डा ने स्वीकार कर लिया था। दरअसल 19 अगस्त को कैथल में पीएम मोदी के प्रोग्राम के दौरान हरियाणा के सीएम हुड्डा की हुटिंग हुई थी, जिससे नाराज होकर हुड्डा ने उस वक्त कह दिया था कि वो मोदी के साथ कभी भी मंच साझा नहीं करेंगे। लेकिन 22 अगस्त की शाम ही दोनों ने एक साथ चाय पी। केंद्र ने उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी के उन दावों को खारिज किया कि उनसे पद छोड़ने के लिए कहा गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुरैशी राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर हैं। राजनाथ ने यह भी कहा कि कोर्ट से मिले नोटिस का सरकार जवाब देगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। कुरैशी ने अपनी याचिका में कहा था कि मोदी सरकार उन्हें जबरन अपने पद से हटाना चाहती है। योजना आयोग की जगह नई संस्था का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो गया है। सरकार 15 से 20 दिनों में इसका ऐलान कर सकती है। नई संस्था का ढांचा योजना आयोग से पूरी तरह अलग होगा। बताया जा रहा है कि नई संस्था में कोर टीम के रूप में एक थिंक टैंक काम करेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 24 अगस्त से वियतनाम के दौरे पर जा रही हैं। 26 अगस्त तक चलने वाले इस दौरे में दोनों देशों के बीच रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अगले महीने राष्ट्रपति भी वियतनाम जाएंगे। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने यूपी में हिंसा को लेकर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। सोम ने कहा कि यूपी सरकार हिंसा पर सियासत कर चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। अलीगढ़ में आरएलडी के विधायक ने बिजली विभाग जाकर सूबे के राज्य मंत्री के घर की ओर सप्लाई होने वाली बिजली काट दी। विधायक दलबीर सिंह का आरोप है कि सिर्फ राज्य मंत्री यासीर शाह के इलाके में बिना कटौती बिजली सप्लाई होती है। बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह के बेटे ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आत्महत्या की कोशिश की। मंत्री जय कुमार का बेटा यहां के सिंधिया स्कूल में 9वीं का छात्र है। उसने फांसी लगाने की कोशिश की। मंत्री जय कुमार के बेटे को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि उसने रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रबंधन से लेकर स्थानीय प्रशासन तक चुप्पी साधे हुए हैं। छात्र के घर वालों का आरोप है कि उनके बेटे के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। घर वालों के मुताबिक उन्होंने पहले भी स्कूल प्रशासन से रैगिंग को लेकर शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गुजरात के दाहोद में भीड़ ने रेलवे स्टेशन पर एक बदमाश की बुरी तरह से पिटाई कर दी है। बदमाश जम्मू तवी एक्सप्रेस की एक बोगी में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसी के बाद भीड़ ने इस पर गुस्सा उतारा और स्टेशन पर इसकी जमकर पिटाई कर दी। इस बदमाश की चोरी उस समय पकड़ी गई जब उसने जम्मू तवी ट्रेन में सफर कर रही कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता का पर्स चुराने की कोशिश की, जो कि राष्ट्रीय महिला अधिवेशन में हिस्सा लेकर दिल्ली से लौट रही थी और दाहोद जा रही थी। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता का पर्स चुराते वक्त एक महिला ने इस बदमाश को देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद ट्रेन को रोककर भीड़ ने इस बदमाश को ट्रेन से नीचे उतारा और फिर स्टेशन पर ही इसकी पिटाई शुरू कर दी गई। स्टेशन पर बदमाश की पिटाई की खबर रेलवे पुलिस को लगी तो उसने मौके पर पहुंचकर उसे भीड़ के चंगुल से बचाया। पुलिस की मौजूदगी में भी लोगों ने चोर को नहीं छोड़ा और जमकर पीटा। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। न्यू ताहिरपुर इलाके में पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा है। इसकी वजह से दिल्ली वालों को दिक्कतें आ रही हैं। जिन इलाकों में कल से पानी नहीं आया उनमें नंदनगरी, सीमापुरी, न्यू सीमापुरी, सुंदर नगरी शामिल है। दिलशाद गार्डन, हर्ष विहार, खेड़ा गांव, मंडोली इलाके में भी आज पानी नहीं आएगा। इसके अलावा कई इलाके और भी शामिल हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का कल दौरा किया। राजनाथ ने हालात गंभीर बताते हुए राहत के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। लोगों को रिलीफ पहुंचाने का काम और तेजी के साथ किया जाना चाहिए। मैं वहां से इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भेजूंगा जो यहाँ का स्थिति का जायजा लेने के बाद जाएगी और पुनः मैं हाई लेवल कमेटी की बैठक बुलाकर जो कुछ भी होगा मैं यहाँ पर सहायता उपलब्ध कराऊंगा। बिहार के नालंदा में बाढ़ का कहर जारी है। बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर निगम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में मोटर बोट की व्यवस्था की है।
बिहार के नालंदा में बाढ़ से भारी तबाही है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 37 तक पहुंच गई है। सैकड़ों घर बाढ़ में डूब चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आपके अपने घर का सपना सच हो सकता है। डीडीए ने हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में 25,034 फ्लैट हैं। डीडीए फ्लैट के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर होगी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ड्रॉ निकाला जाएगा। ये मकान दिल्ली के नरेला, रोहिणी, द्वारका, वसंत विहार और जसोला इलाके में दिए जाएंगे। मकानों की कीमत 6 लाख से 22 लाख तक होगी। नए नियम के मुताबिक जिन लोगों को ये फ्लैट मिलेंगे वो अगले 5 साल तक इसे नहीं बेच सकते। फ्लैट के लिए दिल्ली या दूसरे किसी भी राज्य का रहने वाला 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय आवेदन कर सकता है। 700 फ्लैट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। ये लो इनकम यानी कि कम आमदनी वालों के लिए हैं। चंडीगढ़ में देर रात हुए सड़क हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 13 साल के नाबालिग बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। बच्चे के शरीर पर जख्म के गहरे निशान दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में असम की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। राजधानी में एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट की लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक दोनों लोग पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों में से एक को हिरासत में ले लिया। यूपी के हरदोई में एक शख्स ने अपनी पत्नी का सिर काटकर उसे पूरे गांव में घुमाया। हरियाणा के पंचकुला में एक बीजेपी नेता और उसके दोस्त से बदमाशों ने गन पॉइंट पर 10 लाख रुपए लूट लिए। मुंबई में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर का किडनैप करने वाला 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर से 52 लाख की फिरौती मांगी थी। महाराष्ट्र के भिवंडी में लैपटॉप गोदाम में लगी आग की वजह का खुलासा हो गया है। पुलिस ने वॉचमैन और उसके साथियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मेरठ में नकली नोट की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नशे में धुत एक शराबी सिपाही ने खाकी को शर्मसार किया। बीच बाजार में सिपाही लेट गया और अपने साथी को अपने साथ उठाकर ले गया। अपनी बहादुरी से बदमाशों को परास्त करने वाली मेरठ की ममता को एसएसपी ने सरकार के इनाम का चेक सौंप दिया है। ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित मशहूर कन्नड़ साहित्यकार अनंत मूर्ति का किडनी फेल होने से बेंगलुरु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अनंत मूर्ति के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना साहित्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। वरिष्ठ साहित्यकार मिथिलेश्वर को 2014 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से नवाजा जाएगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से बुक फेयर शुरू हो गया।